हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, सुप्रभात सबको। कल के लेक्चर में हम लोगों ने अर्थशास्त्र की शुरुआत की परिभाषा के रूप में, और आज मैं पुनः आपके पास यूटिलिटी एनालिसिस लेकर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। As I told you yesterday that due to some technical error in the system, I could not continue the class. Otherwise, I was thinking to complete the basic concepts of utility yesterday, but of course I could not do. तो आज हम शुरू करें जो अर्थशास्त्र की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी के संदर्भ में, यूटिलिटी अप्रोच के संदर्भ में। तो आज हम लोग उस पर आए। आप देख रहे होंगे जलेबी, फर्स्ट पेज पे जलेबियाँ बनी हुई है। मुंह में देखकर बहुत लोग को, मुझे भी पानी आ गया, आपको भी पानी आ सकता है। 1 2 3 4 5 जलेबी साहब हाथ में लिए हुए हैं। जलेबी देखकर काफ़ी खुशी हो रही है इन्हें। इच्छा है खाने की, खाओ भाई, खाने के लिए ही है। काफ़ी भूख लगी है साहब को। एक साथ तो छौ नहीं खा पाएंगे ना, धीरे धीरे करके खाएंगे। भूख काफ़ी तेज़ है, धीरे धीरे करके खाना ये शुरू करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। एक खाएंगे, क्या बात है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी भी खाएंगे, तीसरी भी खाएंगे, चौथी भी खाएंगे, और इस तरह से धीरे धीरे खाते खाते लग रहा है साहब कितना भी बड़ा पेट हो, कितना भी बड़ी इनकी इच्छा हो, थक तो जाएंगे ही। सारी जलेबियाँ खाते खाते कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा ओह अब बस करो भाई, हो गया हो गया। तीन बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग इन दिस मैनर। यू पीपल माइट हैव यू पीपल मे थिंक दैट व्हाई दिस मैन इज कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर विथ जलेबी, because now we are going to study consumers behavior. We are going to study the nature of consumers thinking, his thought, his way of maximizing his satisfaction, how he thinks of consuming the things in such a manner that he may maximize his satisfaction. एक कंज्यूमर सोचता है कि किस तरह से हम अपने संतोष को बढ़ाएं, अपने इस तरह की स्थिति बनाएं जहां हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की स्थिति में हो, अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में हो। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर के बिहेवियर को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कंज्यूमर के रूप में कंज्यूम करने वाले के साथ जलेबियों को ला करके आपको दिखाया है। ओके, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उसके एनालिसिस करने के लिए दो तरह के अप्रोच अर्थशास्त्र में आया। एक अप्रोच है सीधा जिसकी चर्चा अभी हम लोग आज करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच, कि इस अप्रोच के तहत कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है, कैसे अपनी इक्विलिब्रियम की बात सोचता है, कैसे संतोष की बात सोचता है। सेकेंड अप्रोच है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो आज इस अप्रोच पर हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। ये अप्रोच आज हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है पढ़ने के लिए और आपको बताने के लिए। मार्शल का नाम अटैच है यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच से। मार्शल जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, हम लोग यस्टरडे वी आर टॉकिंग अबाउट मार्शल दैट ही वाज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी व्हाइल डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। इन द वर्ड्स ऑफ मार्शल वी हैव ए डिस्कशन दैट ही वाज कंसर्न्ड विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उसी स्कॉलर के साथ ये यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच पूरी की पूरी, और उनके सपोर्टर्स भी थे, लेकिन बेसिकली ये मार्शल के साथ ही इसका नाम लिया जाता है कि इस अप्रोच के प्रोपाउंडर, प्रतिपादक, लाने वाले मार्शल थे। तो उपयोगिता एनालिसिस यानी यूटिलिटी एनालिसिस के तौर पे कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उसके इक्विलिब्रियम मीन्स क्या? संतुलन क्या होता है? जो कि उसके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की स्थिति हो, कि वहाँ से वो हिलने डुलने की उसकी स्थिति नहीं हो, उसे ही हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम क्या हुआ? जब किसी इंसान के लिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वो मैक्सिमम, भैया अब यहाँ से मुझे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही संतुलन की स्थिति होती है। इक्विलिब्रियम उसके सेटिस्फैक्शन की पराकाष्ठा है वो, और उसी के स्टडी करने के लिए हम लोग आज यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच का अध्ययन करेंगे। तो इसके तहत सबसे पहले हमें समझना होगा यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच में कि यूटिलिटी है क्या। व्हाट इज यूटिलिटी? हियर यू कैन सी satisfying capacity of a commodity is utility. Satisfying capacity of a commodity, so this is very important. Satisfying capacity of a commodity is utility. If a commodity is able to satisfy our needs, it is having satisfying capacity, it means the
प्रोडक्ट इज द आर्टिकल इज हैविंग यूटिलिटी फॉर अस। इसके बेसिक एजम्पशंस क्या हैं मार्शल के अनुसार? ये तो हो गया कि सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी इज यूटिलिटी, लेकिन मार्शल के अनुसार इसके बेसिक एजम्पशंस क्या हैं? यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच समझने के पहले हम लोग यूटिलिटी समझ रहे हैं, तो यूटिलिटी के बेसिक एजम्पशंस क्या हैं? यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है उसके बेसिक एजम्पशंस क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, यूटिलिटी कैन बी कार्डियली मेजर्ड। हालांकि ये बाद में हम लोग देखेंगे कि कार्डिनली मेजर्ड, ये जो वर्डिंग है ना कार्डिनली, इसके चलते इस अप्रोच का जमकर विरोध हुआ, लेकिन चलिए वो हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द बेसिक कंसेप्ट behind utility is the basic thought of the economist like Marshall behind the utility concept is that it can be cardinally measured. It means that it can be measured as 1, 2, 3, 4. मान लीजिए किसी चीज़ को, अभी हम लोग जलेबी खा रहे थे, हम लोग अभी जस्ट पहले जलेबी देख रहे थे, साहब ने जलेबी खाया, पहला जलेबी खाया तो उन्हें 20 के बराबर यूटिलिटी मिली, अंकों के बराबर 20 के बराबर उन्हें यूटिलिटी मिल रही है, ये मान रहा है ये अप्रोच। फिर दूसरी खाए तो कितनी की मान मिलेगी हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन हर यूनिट को, जलेबी के हर यूनिट को खाने के बाद इन्हें जो यूटिलिटी मिल रही है दैट कैन बी मेजर्ड। टोटल यूटिलिटी जो इन्हें मिल रही है या एक जलेबी के खाने से जो अतिरिक्त इन्हें यूटिलिटी मिल रही है, ये दोनों चीज़ें मेजर हो सकती हैं कार्डिनली, न्यूमेरिकली 1, 2, 3, 4। ओके, तो हम लोग ने देखा कि बेसिक एजम्पशन में पहला एजम्पशन है कि यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली मेजर्ड। दूसरा है यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ? यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट मीन्स यूटिलिटी ऑफ वन थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इम्पैक्ट फ्रॉम और फॉर अनदर थिंग। एनी कमोडिटी इज हैविंग नो टेंशन ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय यूटिलिटी ऑफ द अदर कमोडिटी। ये बेसिक चीज़ है। अदरवाइज यदि एक एजम्पशन नहीं माना जाए तो किसी भी चीज़ के कंजम्पशन के दौरान यदि उसकी यूटिलिटी दूसरे किसी चीज़ के यूटिलिटी से अफेक्टेड हो जाए तो हम कंजम्पशन प्रोसेस, क्योंकि आदमी ह्यूमन बींग्स है, साइकोलॉजिकली वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा और कंजम्पशन प्रोसेस कहीं ना कहीं हेल्डअप हो जाएगा, जिसे हम लोग आगे देखेंगे कि बेसिक लॉज जो है यूटिलिटी एनालिसिस के वो लागू नहीं होंगे। इसलिए मान्यता है कि यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। यूटिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनी अदर कमोडिटी। ये दोनों मेन एजम्पशंस हैं, बेसिक एजम्पशंस हैं यूटिलिटी अप्रोच के, यूटिलिटी कंसेप्ट के। अब हम लोग आगे देखें। यूटिलिटी कितने तरह की होती है, यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यूटिलिटी हमने समझ लिया भाई जलेबी खानी है, जलेबी से मुझे यूटिलिटी मिल रही है, वो हमारे नीड को, हमारे भूख को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है मुझे, तो मेरे लिए उपयोगी है, मेरे लिए यूटिलिटी उसमें है। अब कितने तरह की उपयोगिता होती है? जलेबियाँ मैंने कितने दिखाया आपको? अभी मैंने आपको जलेबियाँ दिखाया। जलेबी ये साहब के पास कितने हैं? काउंटेबल है 1, 2, 3, 4 एंड दिस कैन बी टेकन 5। 5 जलेबी है इनके पास, ठीक है, 5 जलेबी है। पांचों जलेबी जब ये खा रहे हैं, मान लीजिए पांचों जलेबी ये खा रहे हैं साहब, तो पांचों जलेबी खा रहे हैं, तो पहला जलेबी जो खाया है बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, बड़ी भूख लगी थी यार, जलेबी देख करके मुंह में पानी आ गया, पहला जलेबी मैंने खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत। अब अर्थशास्त्र की भाषा में बोलें, मार्शल की भाषा में बोलें, उपयोगिता की भाषा में बोलें, ओह 20 यूटिलिटी मिल गया, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल 20 यूटिलिटी मिल गया। दूसरा, हाँ भाई खाएंगे, अभी भूख मेरी मिटी नहीं है, दूसरा भी खाएंगे, दूसरा भी खाया, ओह टोटल मिला के अब तो 30 मिला, मतलब 10 वो जो दूसरा लिया उससे मिला, उन्हें टोटल 30 मिला, हाँ 30 मिला। करते करते उनका प्रोसेस बढ़ते जा रहा है, यूटिलिटी भी उन्हें बढ़े हुए संख्या पे मिलती जा रही है। तो जब वो पाँचों यूनिट, जलेबी की पाँचों यूनिट को उन्होंने ले लिया, तो हम लोग यहाँ मान लें कि सपोज करें उन्हें 20 यूटिलिटी। एक उदाहरण हम लोग ले लें यहाँ पे, इसी जलेबी का उदाहरण मैं लेता हूं। ये हो गई यूनिट्स, अब जो ले जलेबी को ही लिए, यूनिट्स ऑफ जलेबी ही लिखिए, यूनिट्स ऑफ जलेबी, ठीक है। ये हो गया यूटिलिटी, ठीक है। 5 जलेबी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ये मेरी तीसरी यूनिट हो गई,
ये मेरी चौथी यूनिट हो गई और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। उदाहरण भी हम लोग ले लें मोटा मोटी, यहाँ पे इधर ये लिख लें 5 10 15 20 25। ठीक है, पहला उन्होंने लिया साहब, पहला जलेबी उन्होंने खाया। फर्स्ट जलेबी जब उन्होंने खाया तो उन्हें सपोज कीजिए कि 5 के बराबर, ये सॉरी 10 के बराबर मिला उन्हें, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। यहाँ और एक बढ़ा दीजिए 30 कीजिए, और बढ़ा सकते हैं आप इसे 35 कीजिए, 40 कीजिए। पहला में उन्हें मान ले हम लोग कि 10 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, पहले जलेबी को उन्होंने जब खाया तो उन्हें 10 के बराबर यूटिलिटी मिली। पहले जलेबी में फर्स्ट जो पीस उन्होंने लिया उसमें कितना यूटिलिटी उन्हें मिला? 10 के बराबर। यूटिलिटी कितनी मिल रही है उन्हें? 10 के बराबर। ठीक है, फिर दूसरे की इच्छा हुई, दूसरा उन्होंने खाया। फिर सेकेंड डोज उन्होंने लिया जलेबी का, काफ़ी भूख लगी थी, खाया उन्होंने, मज़ा आया, 10 के बराबर मिली। सेकेंड डोज उन्होंने लिया। सेकेंड में मान लीजिए कि उन्हें फिर टोटल यूटिलिटी मिली 15, कुल मिला के दोनों जलेबी से उन्हें 15। सेकेंड यूनिट से, ये सेकेंड यूनिट है, इसको यदि हम यहाँ पे करते हैं तो ये 15 के बराबर उन्हें यूटिलिटी मिली। ठीक है, फिर तीसरा उन्होंने लिया, तीसरा थर्ड भी उन्होंने ले लिया, थर्ड भी ले लिया। थर्ड से उन्हें मान लें फॉर एग्जाम्पल मिल रहा है उन्हें 18 टोटल मिला के, क्योंकि जैसे जैसे वो खाते जा रहे हैं ना तो भूख मिटती जा रही है। अब उतनी लालसा पहले वाले की तरह नहीं है, जो लार टपक रहा है, जो जीभ से पानी आ रहा था, मुंह से पानी आ रहा था, वो अब बंद हो गया पहले के बाद या खासकर दूसरे के बाद। अब टोटल यूनिट उन्हें मिली 18। तीसरा यूनिट मेरा ये, सॉरी तीसरा यूनिट मेरा ये है, ये था तीसरा यूनिट मेरा ये है। तीसरा से उन्हें मिल रहा है 18 कहीं यहाँ जाकर टिकेगा मोटा मोटी। ठीक है, तीसरा ये 18 हो गया। फिर उन्होंने चौथा लिया, फोर्थ भी उन्होंने ले लिया। अब उन्हें मिला 20। कितना मिला? 20 टोटल। अतिरिक्त जो चौथा जलेबी लिया था उससे थोड़ा सा लगा कि हाँ करीब करीब इच्छा पूर्ति होने की स्थिति में मैं आ गया हूँ। कुल उपयोगिता उन्हें अब मिल रही है 20। चौथा में कितना मिला? ये 20 है, ये फोर्थ यूनिट है मेरा, ये करीबन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखिए, फोर्थ यूनिट है, 1 2 3 फोर्थ यहाँ पे है ना, मोटा मोटी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, फिर पांचवा यूनिट अब लिया उन्होंने। ये पांचवा यूनिट से अभी तक उन्हें जैसे 10 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, पांचवा से जो मिल रहा हो उन्हें मान के चलें हम कि पांचवा यूनिट उन्होंने ले लिया, टोटल मिला 21। पांचवा से कितना मिला? 21, यानी 20 से जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं 21 ये रहा। तो ये जो टोटल यूटिलिटी उन्हें मिली, पहले से 10, दूसरे से टोटल 15, तीसरे से टोटल अभी तक तीनों खा करके 18, चौथा खाने के बाद टोटल 20, पांचवा खाने के बाद टोटल 21। टोटल उपयोगिता जो मिल रही है इसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। अभी हमने देखा था ना, ये कुल उपयोगिता। पांचों जलेबी की पीस खाने के बाद सम ऑफ यूटिलिटी अराइव्ड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उन्हें कितना मिला? हमने देखा पांचों खाने के बाद उन्हें कितना मिल रहा है भैया? ये 21। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी हो गया। और अब आइए थोड़ा सा बैक होइए, फिर इस कर्व का भी आगे जरूरत और पड़ेगी, उसको हम लोग देखेंगे फिर आगे। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ? हमने देखा कि पहले से 20 मिला, दूसरे से पहले से 10 मिला, जो हम लोग का उदाहरण था, पहले से 10 मिला, दूसरे से टोटल 15 मिला, तीसरे से 18 मिला, चौथे से 20 मिला, पांचवें से 21 मिला। तो कुल उपयोगिता तो चलिए बढ़ रही है, तभी तो मेरा पेट भरने की स्थिति आ रही है। और एक और चीज़ यहाँ पे देखने की बात है कि पहले में तो चलिए 10, दूसरे में थोड़ा कम उपयोगिता मिला, 10 नहीं मिला, 5 मिला एडिशनल, टोटल 15 मिला, लेकिन इससे 5 ही मिल रहा है दूसरे वाली से। तीसरे वाली से हमें थोड़ा सा और कम मिला, पेट भरता जा रहा है ना, तो 18। तो ये एडिशनल यूनिट जो लिया गया, ये एडिशनल यूनिट यहाँ पे टोटल यूटिलिटी तो मुझे ये मिल गया, टोटल तो मुझे ये मिला। अब एडिशनल जो हमने लिया उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है, किसी एडिशनल यूनिट एग्जिस्टिंग जो हमने कंजम्पशन किया हुआ था
उसमें जो हम ऐड करते हैं एडिशनल यूनिट से जो हमें अब कंजम्पशन करने के बाद जो यूटिलिटी मिलता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी, सी द डिफिनेशन प्लीज. Marginal utility, shortly known as MU, total utility is shortly known as TU. Further, in course of our discussions, we shall refer these two terms, two concepts as TU and MU also. So, MU is utility derived from consumption of one additional unit. What does it mean? It means that here first unit was giving us total utility of 10 only. If now we are considering also marginal utility, okay, marginal utility. So here marginal utility is also the same because only one unit has been consumed. जैसे ही हम सेकेंड यूनिट लेते हैं तो 15 टोटल मेरी उपयोगिता हुई, एक एडिशनल यूनिट लेने से मुझे अतिरिक्त उपयोगिता कितनी मिली? 5. ये 5 हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. उसके बाद थर्ड भी हमने ले लिया, थर्ड हमने कंज्यूम किया, इससे अभी तक टोटल यूटिलिटी तो मेरी बढ़ रही है. टोटल कितना हुआ? 3 और बढ़ गया, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी. ये तो 18 हुआ लेकिन ये 3 हुआ. ये देख रहे होंगे आप घटती जा रही है, क्यों घट रही है ये आगे हम लोग देखेंगे. अभी ये आप समझिए कि एमयू होता क्या है. चौथी यूनिट हमने लिया, ये 20 हुआ. 20 होने के बाद ये आप देख रहा है कि आपने क्या 18 आपका पहले था, इस फोर्थ यूनिट से आपका कंजम्पशन कितना, यूटिलिटी कितना बढ़ा? 2. दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. और फिफ्थ में क्या स्थिति हुई? 1. यही हुआ ना, 10, 5, 3, 2, 1. ये हुआ मार्जिनल यूटिलिटी जो कि वन एडिशनल यूटिलिटी से आपको मिल रहा है. तो अच्छा, ये हम लोग अब देखें कि ये जो टोटल यूटिलिटी को हमने देखा, ये टोटल यूटिलिटी हम लोगों ने देखा अभी ना कि पहले से 10, दूसरे से 15, तीसरे से आप समझ रहे हैं 18, चौथे से 20 के बराबर चौथा इधर यूटिलिटी दिखाया गया है, यहाँ इधर यूनिट दिखाया गया है, और पाँचवें से करीबन थोड़ा सा बढ़ा 21. ठीक है. तो इसको, इस ट्रेंड को यदि हम किसी कर्व से जोड़ेंगे तो दैट विल बी नॉन एज TU कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व. टोटल यूटिलिटी कर्व. यानी अभी हमने कहा था ना कि आगे हम लोग TU और MU बोलेंगे. दिस इज TU कर्व. ठीक है. अब MU की भी बात हम लोग कर लें. MU क्या है? पहले में तो 10 ही मिला, उतना ही है. पहले में जो ये है वो बराबर है, दूसरे में 5 हो रहा है, सेकेंड में MU कहाँ चला गया? सीधे 10 से 5. ठीक है. और उसके बाद थर्ड में 3 यहाँ करीब आएगा. फिर आप फोर्थ ले रहे हैं. ठीक है. थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर दें. ये पहले में हुआ मेरा 10, सेकेंड में मेरा हुआ, सेकेंड यहाँ था ना, सेकेंड में 5, थर्ड में फिर 3, करीबन 3, फोर्थ में 20, फोर्थ में 2. फोर्थ में जब आप यहाँ जाएंगे तो ये 2 के बराबर स्थिति होगी, और लास्ट में ये फिफ्थ में 1 के बराबर आ जाएगा. तो बेसिकली यहाँ यदि MU कर्व को हम अलग से यदि ड्रॉ करते हैं, यहाँ यदि MU कर्व को हम अलग से ड्रॉ करके देख लें तो इस कर्व का ट्रेंड क्या होगा? ये कर्व इस तरह से डाउनवर्ड स्लोप लिए हुए है. ये कर्व TU कर्व ऊपर जा रहा है इन नॉर्मल, जबकि MU कर्व का डाउनवर्ड स्लोप है, क्योंकि ये MU मार्जिनल यूटिलिटी भी घटते जा रही है हर यूनिट के कंजम्पशन के साथ. तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था. ये टोटल यूटिलिटी तो हो गई टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल हो गई हमारी ये MU जो एडिशनल यूटिलिटी से मिलती है. अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे दोनों को. एक कंसेप्ट और है जो बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फर्दर डिस्कशंस के लिए, लेकिन जानना चाहिए. एवरेज यूटिलिटी, दैट इज टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. जैसे इसी उदाहरण में हम लोग देख लें, यदि तो जैसे सपोज कीजिए टोटल यूटिलिटी हुआ मेरा 21, यूनिट्स है 5, 21 में 5 डिवाइड करेंगे, एवरेज यूटिलिटी निकलेगा. वो दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर डिस्कशंस, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट है, आपको जानना है. तो हम लोग बात कर रहे थे कि टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसे गया, फ्रॉम लेफ्ट टू मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड का ट्रेंड है इसका टोटल यूटिलिटी का. नॉर्मल, आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्मल, इट्स नॉर्मल ट्रेंड. फर्दर वी कैन सी दैट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्रेंड ऑल्सो. तो TU का क्या हुआ? TU सीधे ऐसे जा रहा है, MU ऐसे जा रहा है. MU का कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है. MU डिमिनिशेस विथ कंजम्पशन ऑफ एवरी यूनिट एट ए पॉइंट इट कम्स टू. अब इसका एक और देख लें आप. हाँ,
हमने अभी चर्चा कर रहे थे ना कि टोटल यूटिलिटी कर्व आपने देखा नीचे से ऊपर जा रहा है, उसका ट्रेंड जनरली मैंने लिखा है, टीयू कर्व मूव्स अपवर्ड जनरली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एमयू कर्व इज हैविंग ए डाउनवर्ड स्लोप। ये आपने देखा टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, एमयू घट रहा है, मतलब हर एडिशनल यूनिट से एमयू घटते दर पे मिल रहा है, इसलिए इसका स्लोप हमने अभी देखा एग्जाम्पल में, उसका स्लोप डाउनवर्ड था। अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे यदि आप कंटिन्यू करते हैं अपने कंजम्पशन को, वो पॉइंट आएगा यदि आप अपने इसके बावजूद भी नेगेटिव ट्रेंड के बावजूद भी यदि आप कंजम्पशन को कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कर्व है ना एमयू का कर्व, ये सीधे चला जाएगा नीचे, यानी निगेटिव। क्यों भैया? पाँचवें के बाद आपको 21 मिल गया, इस उदाहरण में हमने 5 ही लिया है, यदि आप छठा जलेबी भी खाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर भी अब आपको 21 ही मिले टोटल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 0 हो सकती है। आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच गए, आपका पेट भर गया, ठीक है, पूर्ण संतुष्टि आपको मिल गई। छठे पॉइंट पर भी यदि हम उदाहरण यहाँ लेते तो एक पॉइंट ऐसा आता है, इन कोर्स ऑफ योर कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी दैट द मार्जिनल यूटिलिटी कम्स टू 0। इसका रेट तो देख ही रहे हैं 10, 5, 3, 2, 1। इसके बाद भी यदि आप कंटिन्यू करेंगे तो इसका क्या होगा? 0 भी यूटिलिटी ये दे सकता है, यानी छठे यूनिट पे हो सकता है कि उसका भी 21 ही हो जाए टोटल, यानी एडिशनल आपको कुछ नहीं मिला, एमयू 0। अब उसके बाद भी यदि आप इसको कंजम्पशन को कंटिन्यू करते हैं, सातवां भी ले लेते हैं, तो वो निगेटिविटी क्रिएट करेगा और आपको लूज मोशन होगा, आप परेशान होंगे, सातवां जलेबी खाने के चक्कर में दवा लेना पड़ेगा, सिप्रोक्स लेना पड़ेगा आपको। तो वैसी स्थिति में चूंकि आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए थे छठे पे, पांचवा में 21 था, छठा में भी जब 21 हुआ, जब एमयू 0 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, तो इट इंडिकेट्स दैट नाउ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद द कमोडिटी, यू आर एट सैचुरेशन पॉइंट एंड यू नीड नॉट कंटिन्यू द कंजम्पशन ऑफ दिस कमोडिटी एट ऑल। इफ यू आर कंटिन्यूइंग इट विल गो नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज एमयू विल गो डाउनवर्ड, इट विल गो नेगेटिव। एंड वहाँ पे क्या होगा जब ये निगेटिव होगा? देखिए ये तो इसका टोटल है ना, टोटल यूटिलिटी, इसीलिए इस पेज को मैंने फिर से लाया है। अब यदि छठा के बाद हम लेते 21, तो छठा में भी, छठा यदि यहाँ रहता उदाहरण में तो इसी के इर्द गिर्द वो भी रहता पॉइंट। लेकिन फिर यदि आप सातवां ले लेते हैं तो सातवां में क्या होगा? ये अब 21 नहीं होगा, मान लीजिए ये -2 हो गया, अब आपको लूज मोशन होना शुरू हो गया, तो एमयू जो है वो एमयू नेगेटिव मिलेगा, -1 भी मिल सकता है, -2 भी मिल सकता है सातवें पे। जैसे ही वो माइनस होगा तो ये टोटल में से घटेगा ना, टोटल यूटिलिटी में से, तो घटेगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा? ये शेप हो जाएगा, घटते जेवी शेप होगा। इसलिए मैंने कहा था कि इसका टीयू का ट्रेंड क्या है, टोटल यूटिलिटी का कर्व का, कि ये अपवर्ड ट्रेंड है जनरली। ये हम लोग देखे थे ना अभी कि इसका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, अपवर्ड जनरली। लो अब वो जनरली शब्द इसी के लिए है कि भैया आप सैचुरेशन पॉइंट तक हैं तो चलो चलेगा, सैचुरेशन पॉइंट पर तो स्टैग्नेंट हो जाएगा पहले वाले के बराबर, और उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे तो ये घूम जाएगा सीधे। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो नीचे चलते चलते वो कहाँ जाएगा? वो इसमें घुस जाएगा, ये OX है ना एक्सिस, इसके नीचे चला जाएगा वो। तो ये समझना जरूरी है। दोनों का ट्रेंड आपने देखा। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि क्या टोटल यूटिलिटी का जो टीयू कर्व है वो क्या कहीं जाकर फिर बेंड हो सकता है? बेंड हो सकता है, जहाँ एमयू निगेटिव होगा, 0 से नीचे आएगा, वो बेंड होना शुरू हो जाएगा। 0 होगा तो उतने ही पर रहेगा, वो भी छठे यूनिट पर यदि किसी मिलता 0 एमयू रहता तो वो उतने ही पे, फिर छठे यूनिट के सामने भी वो छठे, यहाँ पे छठा यूनिट यदि रहता तो उसी के सामने ये भी रहता, उसी पॉइंट के सामने। सातवां जो ही निगेटिव होगा, एमयू घटेगा, ये नीचे जाएगा, इस OS एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा, नीचे आ जाएगा और टोटल यूटिलिटी कर्व घूम जाएगा, आपको टोटल यूटिलिटी निगेटिव में मिलेगी। ठीक है, तो यही हम लोग कह रहे थे कि टीयू कर्व मूव्स अपवर्ड जनरली, बट हाउ ये जनरली सब वायलेट होगा ये हम लोगों ने देखा। एमयू कर्व इज हैविंग ए डाउनवर्ड स्लोप, हम लोगों ने देखा वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, सैचुरेशन पॉइंट के आगे कंटिन्यू करेंगे तो OX एक्सिस के नीचे जा रहा है, यानी निगेटिविटी दे रहा है आपको, निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। और उसका निगेटिव रिजल्ट का मतलब क्या होगा? टीयू में से भी माइनस होगा, टोटल यूटिलिटी में से भी माइनस होगा, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट के टोटल से पहले तो बढ़ रहा था, कि इसलिए बढ़ रहा था कि प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका डिमिनिशिंग ट्रेंड था यूटिलिटी का, लेकिन चूंकि टोटल बढ़ रहा था इसलिए वो राइजिंग ट्रेंड था, उसका राइट साइड में वो जा रहा था कर्व। लेकिन जो ही उसमें से और आपने घटा दिया, सैचुरेशन के बाद भी आपने लेना शुरू किया, एमयू घटा, टोटल में से माइनस हुआ, वो स्लोप, उसका जो कर्व है वो सीधे घूम गया उसका। इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए ये हम लोग ने देख लिया, तीनों चीज मूव्स अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, टीयू कर्व में कम डाउनवर्ड इफ एमयू गोज निगेटिव,
क्लियर? TU MU टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का कर्व का क्या ट्रेंड है, और के ये ऐसे जा रहा है, वो MU नीचे जा रहा है, और MU निगेटिव रिजल्ट देगा तो टोटल यूटिलिटी कर्व पर क्या असर पड़ेगा, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ये रहा आपका TU और MU कंसेप्ट के विषय में टोटल यूटिलिटी मार्जिनल। तो अब हम अभी तक हम लोग देखा यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब आगे हम लोग देखें। अब देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, देखिए इकोनॉमिक्स एक बड़ा ही बेहतरीन सब्जेक्ट है एक मामले में, कि इसके जो भी सिद्धांत हैं हम लोग आगे भी देखेंगे, इसके कंज्यूमर से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, यानी कंजम्पशन करने वाले हों, प्रोडक्शन करने वाले हों, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हो, तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में हम लोग अपने लाइफ में निश्चित रूप से रियलाइज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा, हमने जलेबी का उदाहरण क्यों दिया था, इसीलिए ना कि 5 जलेबी तुम्हें दिखाई पड़ रही है, 5 जलेबी खाते खाते लास्ट में उनकी स्थिति हो गई कि छठा तक, पाँचवा में पेट भर गया था, मतलब बढ़ने की स्थिति हो गई थी, छठा ज़बरदस्ती ले रहे हैं तो कोई एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिला, लेकिन वार्निंग है कि भैया आप 7वां मत लो, 7वां लोगे MU निगेटिव होगा और बदहजमी शुरू हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें हम लोग व्यक्तिगत लाइफ में भी महसूस करते हैं, इसीलिए जलेबी का उदाहरण भी मैंने लिया था रोज। और उसी कंसेप्ट पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, पर स्पेसिफिकली मार्जिनल यूटिलिटी का, उसी कंसेप्ट पर एक यूटिलिटी, एक थ्योरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है इकोनॉमिक्स में जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, वही चीज़ है कि MU डिमिनिशेस विथ कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट। हम लोगों ने देखा कि हर अतिरिक्त यूनिट के कंजम्पशन के साथ मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है, घटते दर पे वो MU देता है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन के कोर्स में, और एट ए पॉइंट इट कम्स टू जीरो, एक पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगा। हम लोगों ने अभी उदाहरण देखा, 5वें पर उनका 21 था, छठा पर लेते तो फिर 21 होता, और वो जो 1 MU था वो MU जीरो हो जाता। 5वें पर तो 21 था, 5वें पर तो 21 था, छठा हम लोग उदाहरण बार बार बोल रहे हैं यहाँ कि छठा लेते तो 21 ही हो सकता था, होता तो ये एडिशनल कुछ नहीं मिलता, यानी 0 MU हो जाता, और उसके बाद लेते तब माइनस में MU आना शुरू होता। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली इस चीज़ को एक लॉ के रूप में, एक लॉ के रूप में ये डिफाइन करता है कि MU diminishes with consumption of every additional unit at a point it comes to zero, वही saturation point. If continued it will become negative, वही MU नीचे चला जाएगा, वो एक एक्सिस के नीचे निगेटिव रिजल्ट, और ऐसी स्थिति में ये चूंकि निगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी को भी अफेक्ट करेगा, और टोटल यूटिलिटी भी जो पहले के मुकाबले घट जाएगा। तो एक चीज़ और आपने गौर किया, ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न डायरेक्टली इस रूप में पूछ दिया जाता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बोल करके बोला जाएगा कि इफ़ MU इज जीरो TU इज एट मैक्सिमम लेवल, डिस्कस। इफ MU इज जीरो TU इज मैक्सिमम लेवल। अभी हम लोगों ने देखा MU जब जीरो हो रहा है, जब जीरो होने की स्थिति हो रही है, वहीं पर जैसे हमने 7वां यूनिट जो छठा यूनिट जो यदि लेता वो जीरो हो जाता, फिर से 21 से यदि कंजम्पशन हो जाता उसका यूटिलिटी, छठा में भी यदि मान लीजिए 21 ही हो जाता उनका, तो MU जीरो हो जाता। MU जो जीरो होता वहाँ पर मैक्सिमम है ना, ये वो जीरो है MU, तो ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 21, और 7वां भी वो लेते तो ये -1 हो सकता था, तो ये 20 हो जाता, टोटल यूटिलिटी घट जाता। तो मैक्सिमम ये कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे ये जीरो रहेगा। यही इस सिद्धांत की बेसिक बातें हैं। तो कि भाई MU diminishes with consumption of every additional unit at a point it comes to zero, if continued it will become negative। ये मेन थ्योरी है, मेन लॉ है, और इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि MU इज जीरो TU इज एट मैक्सिमम लेवल, सेम चीज़ें हैं। उस लॉ को एक्सप्लेन करने का एक दूसरा तरीका भी है, अक्सर एग्जामिनेशंस में इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। तो जलेबी खा के बहुत मज़ा मिला होगा आप लोगों को। अब इसको थ्योरी के रूप में आप एक याद रखें। अब इसमें देखिए कुछ एजम्पशंस हैं इकोनॉमिक्स में, आप देखेंगे आगे भी कि हर थ्योरी को के पीछे कुछ एजम्पशंस हैं, हर थ्योरी को लागू होने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं, उनका ख्याल आपको रखना बड़ा ही जरूरी है। जैसे इसमें भी है रैशनल कंज्यूमर को कम्प्लीटली सही होगा, मेंटल स्टेट उसकी सही होनी चाहिए, एक आम विवेक वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम लोग उदाहरण देख रहे थे अभी, किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को यदि आप भिड़ा दें तो उसके लिए नहीं है कहाँ MU जीरो हो रहा है, कहाँ पेट भर गया, कहाँ कुछ नहीं, वो बदहजमी भी शुरू है लेकिन जलेबियाँ चाहिए भाई, तो रैशनल कंज्यूमर के साथ ही लागू होगा, उसके लिए लागू नहीं होगा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो। दूसरी है शिफ्टेबल यूनिट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है।
जो इस लॉ के लागू होने के लिए यूनिट सीटेबल होना चाहिए। यानी एक जलेबी आपकी बड़ी हो गई, हमने देखा शुरू में एक जलेबी तो यहाँ पे लगभग एक साइज की है। एक जलेबी मान लीजिए इतनी बड़ी रहती है, दूसरी इतनी छोटी रहती है बैर की तरह, तो ये नियम लागू नहीं होगा। वो तो भूख और बढ़ा देगा, भैया खा ही रहा था तो तक आपने ये क्या कर दिया। तो जो यूनिट्स होना चाहिए, जिस कमोडिटी का यूज़ किया जा रहा है उसका यूनिट बिल्कुल ही समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। सुटेबल यूनिट्स होनी चाहिए। अब जैसे एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप शरबत पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, आप लस्सी पी रहे हैं, एक गिलास लस्सी आपने पिया, गिलास का साइज स्टैंडर्ड साइज था, दूसरी बार आपको एक चुक्कड़ में दे दिया गया या चम्मच में दे दिया गया, तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। यूनिट्स भी सुटेबल होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। सुटेबल टाइम मीन्स द इंटायर कंजम्पशन शुड बी डन continuously. In continuity, the entire consumption should be done. Otherwise, this law will not be applicable. अभी आप खाए एक जलेबी, 2 घंटा के बाद फिर दूसरे जलेबी की बात सोचिएगा तो फिर भूख ताजी हो जाएगी, फिर वही साहब वो 5 जलेबियाँ लेके बैठ जाएंगे खाने के लिए। तो ये आपका टाइम का कंसिस्टेंसी भी बना रहना चाहिए। मेन तीनों जम्पशंस यही हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे जम्पशंस हैं, जैसे इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम में चेंज होने के बाद सोच में थोड़ा परिवर्तन होता है, और हो सकता है कि अब जैसे ये जलेबी का रेफरेंस है, और भी चीज़ें हैं जो सब जगह ये लागू होता है, और भी चीज़ें हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लागू होगा। लेकिन एक बड़ा ही उदाहरण एक अच्छे इकोनॉमिस्ट ने दिया है कि जैसे किसी के मकान के आसपास में प्लॉट है, प्लॉट के जैसे जैसे वो प्लॉट खरीदते जा रहा है उसके लिए यूटिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन पैसा यदि बढ़ गया तो वो सोचेगा अरे ये भी ले लो, इसमें हम कल गए 5 दुकान खोल देंगे। तो वही जब से ही इनकम आपका बढ़ेगा ना, आपका थॉट चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे लॉ को लागू होने में दिक्कत होगी। उसी तरह से फैशन वगैरह नहीं आना चाहिए, और नए न्यू फैशन का शिकार यदि होता है कोई व्यक्ति या कोई कंज्यूमर, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सोच बदल जाएगी और वहाँ पे ये लागू नियम नहीं होगा। ये 5 एजम्पशंस हैं, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द concept utility, total utility, marginal utility, why MU goes negative, what is the result if MU goes negative। ये सारी चीज़ें आपने देखा, कर्व के माध्यम से भी आपने देखा। और इसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग शुरुआत किए थे कि कंज्यूमर्स बिहेवियर हम लोग उसके इक्विलिब्रियम के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो ये उस को समझने के लिए जो यूटिलिटेरियन एनालिसिस अप्रोच है उसको समझने के लिए ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी थी। यूटिलिटी और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी था, तभी आप समझ पाएंगे कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की क्या पोजीशन है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच देखेंगे। और तब तक के लिए हम आप लोगों से ये समय लेना चाहेंगे। एक मैंने वादा और किया था मन ही मन, शायद आपसे भी मैंने बोला हो पहले क्लास में, शायद मैं नहीं बोल सका, कि क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ नए नए कंसेप्ट पे भी मैं चर्चा आपसे करता रहूँगा। जो जैसे एक क्लास तो माइक्रो का चल रहा है, फिर मैक्रो का मैं चलाऊँगा, मनी एंड बैंकिंग का लूँगा, इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और बैंक से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो यहाँ आप कन्फ्यूज रहते हैं, NPA सारे सब स्टैंडर्ड क्या है, डाउटफुल क्या है, लॉस क्या है, नए नॉर्म्स क्या हैं डाउटफुल और लॉस के, क्या प्रोविजनिंग है, क्या इनकम रिकॉग्निशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म क्या है CRAR क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। वो अलग से क्लासें भी ली जाएगी। एक दिन मैंने सोचा हुआ है कि बैलेंस शीट पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसेप्ट इंटरव्यू में जाएगा पूछ देगा नेटवर्थ क्या है, वो रट के गए हैं बता देंगे, लेकिन सामने पूछने वाला ने यदि बोल दिया, यदि वो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ भी बोल दिया आपने कि रिजर्व्स प्लस सरप्लसेस जो भी है वो कैपिटल प्लस रिजर्व्स आपका जो भी है वो आपका नेटवर्थ है, सामने वाले ने कहा भैया एसेट साइड से मुझे बता दो, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो हमने सोच रखा है कि 1-2 क्लासेज आपके बीच बीच में जस्ट फॉर चेंज मैं बैलेंस शीट वगैरह पे भी लूँगा, और डेली क्लास खत्म होने के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर मैं उस पर आधा मिनट से मैं आपका लूँगा। जैसे आज का कंसेप्ट मेरा है, आप लोगों ने सुना होगा फिक्टिशियस एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, ये आपने सुना होगा, बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड में 2 चीज़ आती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये क्या है अक्सर पूछा जाता है लोगों से, और जनरली सवाल ये क्या आता है कि आर बोथ कॉमन, जनरली पीपल आंसर यस बट आई से नो,
both are not the same things. All the intangible assets may not be surely fictitious assets. Fictitious assets may be intangible assets, but all intangible assets are not surely fictitious assets. लेकिन intangible assets क्या होता है? जिस assets को आप physically touch नहीं कर सकते हैं, जिसको में टेंजिबिलिटी नहीं है, आप टच नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका बहुत बड़ा उदाहरण है गुडविल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट इत्यादि। गुडविल क्या हुआ? पगड़ी। यहाँ पे डील आइलैंड सन्स की दुकान खुली है, वो दुकान बंद कर रहा है, और एक बहुत बड़ा किराना स्टोर यहाँ खोल रहे, चलिए डी लाल का ब्रांड नेम आपको नहीं मिला, लेकिन आप बहुत बड़ा उसके बंद होते होते आप किराना का दुकान खोलना चाह रहे हैं, चला हुआ दुकान है, कुछ ना कुछ तो उसकी ख्याति का लाभ मिल जाएगा। यार इस बिल्डिंग में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये था, किराना दुकान था, उसके लिए आपसे जाते हैं तो मकान मालिक या फिर किसी मार्केट के उदाहरण लीजिए, मार्केट चला हुआ है, रामनगरी चला हुआ मार्केट है, रामनगरी बाजार। आज से 10 साल के पहले जो स्थिति थी, लोग भाग रहे थे, आज इतनी दुकानें हैं, इतने लोग बिजी हैं, इतने परचेजर्स हैं कि मार्केट में वहाँ सेलर्स को फुर्सत नहीं है। वहाँ पे कोई दुकान खाली होगा तो मार्केट के रिपुटेशन पर कि भैया यहाँ तो इस मार्केट की गुडविल है, कंज्यूमर्स आएंगे ही, परचेजर्स आएंगे ही, तो आपसे पगड़ी लेगा मकान मालिक, उसी को बोलते हैं गुडविल, ख्याति बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका वैल्यूएशन होता है, आप देखेंगे आगे यदि मौका मिला, वो तो अकाउंटेंसी का वैसे चैप्टर है, उतना समय इसमें नहीं मिल पाएगा, हम लोग देखते हैं बाद में। तो इसका वैल्यूएशन होता है गुडविल का। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। इसी तरह ट्रेडमार्क, पेटेंट इत्यादि इंटेंजिबल एसेट्स है, दे आर रियली एसेट्स, दे आर बीइंग वैल्यूड, their value is being paid somewhere, they are assets, but here in case of fictitious asset, ये asset नहीं है, इसे asset बनाना मेरी मजबूरी है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हमने नया बिजनेस किया, 5 अभी मैंने शुरुआत ही किया है बिजनेस का, उस बिजनेस के प्रचार में मैंने 5 करोड़ रुपया लगा दिया, 5 करोड़ मैंने प्रचार में एडवर्टीजमेंट पे लगा दिया। अब एडवर्टीजमेंट में लगाया गया ये सारा पैसा यदि पहले साल ही मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूं तो पहले साल से ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, P&L अकाउंट का शेप बहुत बर्बाद हो जाएगा, हम लॉस में चले जाएंगे, बैलेंस शीट का शेप खराब हो जाएगा, मार्केट में रिपुटेशन डूब जाएगी, बिजनेस डूबने का धंधा लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसे फिक्टिशियस एसेट को एसेट में दिखाते हैं और धीरे धीरे मोटाइजेशन के वे में धीरे धीरे उसमें से उसका कुछ पैसा हर साल उसमें से हम P&L को डेबिट करके उस अमाउंट को कम करते जाते हैं। बिजनेस की स्टेबिलिटी भी बनी रही, P&L भी सेफ रहा, बैलेंस शीट भी सेफ रहा और बिजनेस भी कंटिन्यू किया। तो दिस इज अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सो अब कल हम लोग अपने क्लास में यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच के अंतर्गत कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की स्थिति, उसकी स्टेट पढ़ेंगे। और हैव ए वेरी गुड नाइट, सॉरी हैव ए वेरी गुड डे। आप लोग को जो प्रॉब्लम्स होगा मैं बाद में एक समय निकालूंगा MCQs के लिए भी, और आप लोग लाइक करें, व्यू करें, जो कमेंट देंगे आपका जवाब भी मैं देने की कोशिश करूंगा। और आई एम विथ यू पीपल, थैंक यू वेरी मच।